Dear students, this is topic number 1 of 12th science, and this is the first lecture on this topic. So first of all, let us we discuss about the introduction of this topic. In previous classes, you know what is the circular motion. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे. और ये इंट्रोडक्शन होगा circular motion का about. You know that a motion of a particle along a circumference of a circle is called circular motion. अगर कोई पार्टिकल सर्कल के सरकमफरेंस के अलोंग मूव कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे. जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है तो वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन योर सराउंडिंग इन विच यू कैन ऑब्जर्व ए सर्कुलर मोशन. जैसे पंखे के टिप के ऊपर एक अगर मार्क कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो ये देखेंगे कि पॉइंट गोल गोल घूमता हुआ नज़र आएगा. मतलब वह पॉइंट जहाँ पे आपने वाइट करके रखा है वह गोल गोल घूमते हुए नज़र आएगा. मतलब वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो सर्कुलर मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं जिसमें पार्टिकल सर्कल के सरकमफरेंस के अलोंग मूव करता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. तो दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल, देयरफॉर दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. तो अब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम फिर से रिवाइज करेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं. जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसमें एक सेंटर होता है उस सर्कुलर पाथ का, जिस पाथ से पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है जो इस सर्कल में घूम रहा है, मतलब यह पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो इसका एक सेंटर होगा जिसको हम इस सर्कल का सेंटर बोल सकते हैं और इस पाथ को हम सरकमफरेंस बोल सकते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग और व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. और इसका ये हो गया सेंटर और ये हो गया सरकमफरेंस. इसमें आपने पढ़ा है रेडियस. सर्कल का एक रेडियस होता है. रेडियस किसको बोलते हैं? सेंटर से सरकमफरेंस को ज्वाइंट कर देते हैं और इस डिस्टेंस को, कौन सा डिस्टेंस? सेंटर से सरकमफरेंस तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं दिस इज ए रेडियस. अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे रेडियस वेक्टर पढ़ेंगे. रेडियस वेक्टर ये आप 11th में स्टडी कर चुके हैं. तो रेडियस वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर. मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. पार्टिकल पॉइंट ए पे था, किसी वक्त पार्टिकल पॉइंट ए पे था, तो रेडियस वेक्टर हो जाएगा ओ ए. इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा ओ से ए के तरफ. अगर यही पार्टिकल कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट बी के ऊपर आ गया तो रेडियस वेक्टर होगा ओ से बी, मतलब इसका डायरेक्शन ओ से बी के तरफ होगा. अगर यही पार्टिकल पॉइंट सी पे आ गया कुछ टाइम के बाद तो हमारा रेडियस वेक्टर हो जाएगा ओ सी. अगर यही पॉइंट डी पे आया तो हमारा रेडियस वेक्टर हो जाएगा ओ डी. तो इसमें एक चीज़ जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ई पॉइंट पे आने के बाद से ओ ई हो गया. एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेडियस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है एंड हैविंग द मैग्नीट्यूड ओनली, बट रेडियस वेक्टर इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो हियर एट डिफरेंट पोजिशंस द रेडियस इज सेम, द रेडियस इज ओ ए. तो यहाँ पे जितना रेडियस है वही रेडियस यहाँ पे भी है, वही रेडियस यहाँ पे भी है, वही रेडियस यहाँ पे है. मतलब रेडियस तो कांस्टेंट है लेकिन रेडियस वेक्टर कांस्टेंट नहीं है. यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड तो ओ ए है लेकिन इसका डायरेक्शन जो है ओ से ए की तरफ है. यही रेडियस वेक्टर बी पॉइंट पे आने के बाद से मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है. तो रेडियस वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, but the magnitude of radius vector will be constant, but the radius vector will be different at different instant of time during the circular motion. मतलब कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो at different instant of time
उसका जो रेडियस वेक्टर होगा वह चेंज होगा। चेंज क्यों होगा? इसलिए कि रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है हमको। अगर पार्टिकल पॉइंट ए पे है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। वह वेलोसिटी होगी, इसका ये डायरेक्शन होगा, मतलब ये टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल होगा। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी जो होगा वो टेंजेंशियल होगा, यहाँ पे भी टेंजेंशियल भी होगा। तो यहाँ पे ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट नहीं है। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है। लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे ये डायरेक्शन है, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल द लीनियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, बट मैग्नीट्यूड मे बी सेम बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्कुलर मोशन। अब इसके बाद से हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन की स्टडी करेंगे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि दिस इज ए एक्सेलरेटेड मोशन। यह जो मोशन है वह एक्सेलरेटेड है। जैसे ए पॉइंट पे पार्टिकल है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पार्टिकल आया, तो ये एक्सेलरेटेड किसको हम बोलेंगे? एक्सेलरेटेड उसको बोलेंगे जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो मोशन एक्सेलरेटेड होगा। तो दैट मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ ए पीरियाडिक मोशन। सर्कुलर मोशन जो होता है वो पीरियाडिक मोशन होता है, और किसी भी मोशन को हम पीरियाडिक मोशन कब कहेंगे? जब पार्टिकल अपने पोजीशन को एक इंटरवल के बाद रिपीट करता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं इस पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे डबल से आ गया, मतलब मैंने अपने पोजीशन को रिपीट किया। जहाँ पे मैं पहले था फिर वहाँ पे पहुँच गया। तो इस तरह से अगर कोई भी मोशन हो रहा है तो पीरियाडिक मोशन होगा। पीरियाडिक मोशन इज दैट मोशन इन विच द पार्टिकल रिपीट्स, और ए बॉडी विच परफॉर्मिंग ए मोशन इट रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मोशन पीरियाडिक कैसे होगा? जैसे ये पार्टिकल ए पोजीशन से मूव करके फिर ए पोजीशन पे आ गया, इसलिए कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ए से बी आया, बी पे आया, सी पे आया, इस तरह से डी पे आते हुए ई पे आया, फिर ए पॉइंट पे आ गया। मतलब यह पार्टिकल अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे मोशन को, जिसमें पार्टिकल या बॉडी जो मोशन परफॉर्म करता है अपने पोजीशन को बार बार रिपीट करता है, तो ऐसे मोशन को हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। नाउ काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट के मोशन की हालत में स्टडी करते हैं तो उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। मोशन, यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, और इससे पहले आपने ट्रांसलेशनल मोशन की भी स्टडी किया हुआ है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में भी काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, सर्कुलर मोशन में भी काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। तो अगर हम सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, काइनेमेटिक्स मतलब सर्कुलर मोशन में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम स्टडी करेंगे, और मोशन की हालत में तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो नाउ यू नो दैट इन ए सर्कुलर मोशन, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड दिस इज ए सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग द मोशन। तो वो इसका सेंटर हो गया। तो सर्कुलर मोशन में
सर्कुलर मोशन, इसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज दैट द पार्टिकल हियर एट पॉइंट ए, और कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए टी टाइम के बाद पार्टिकल ए से बी पोजीशन पे आ गया। कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? द एंगल बिटवीन द रेडियाई वेक्टर्स एट दोज इंस्टेंट्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ए पॉइंट पे पार्टिकल था, ए से बी पे आ गया टी टाइम के बाद, तो ए पॉइंट पे जब था तो हमारा रेडियस वेक्टर हो गया ओ से ए की तरफ, और जब बी पॉइंट पे पार्टिकल आया तो हमारा रेडियस वेक्टर हो गया ओ बी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र करते हैं रेडियन में, इसका यूनिट होता है रेडियन। और दूसरी स्टडी हम करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तीसरी जो स्टडी करते हैं एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक वैसे ही स्टडी हम करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल, the angular displacement is analogous to the quantity the linear displacement। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसे मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रहा है ऐसे स्ट्रेट पाथ में, यहाँ पॉइंट ए पे पार्टिकल है, कुछ टाइम के बाद से यहाँ बी पे आ गया, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से लीनियर वेलोसिटी v होता है, और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का एनालॉगस जो क्वांटिटी होता है वह होता है लीनियर एक्सेलरेशन। और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और लीनियर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और लीनियर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यू नो दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज अल्फ़ा थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि रेडियस वेक्टर जो एंगल बनाएंगे उस इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी किसको कहेंगे? मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यह जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, हम वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की अगर बात करते हैं, मान लीजिए dt टाइम में, कितने टाइम में? dt टाइम में पार्टिकल a से b पे आया, dt टाइम में पार्टिकल a से b तक आया, तो ये एंगल हो गया d थीटा। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? d थीटा अपॉन dt। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। मान लीजिए कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 था और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा 2, तो वेलोसिटी तो चेंज हुई ना। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। मान लीजिए यह चेंज कितने टाइम में हुआ? dt टाइम में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि dt टाइम में d ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गया। dt टाइम में कितना एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गया? d ओमेगा चेंज हो गया। तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? d ओमेगा अपॉन dt। अब इसका SI यूनिट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी का SI यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
अब मैं बात करता हूँ ट्रांसलेशनल मोशन की। ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे पार्टिकल ए से बी तक आया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, इसका एसआई यूनिट आप ले सकते हैं मीटर, इसलिए कि एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, और इसका डायरेक्शन होगा ए से बी की तरफ। अब इसके बाद से लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो देयरफॉर डी एस अपॉन डी टी। ओके, अब बात करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन की। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी in per unit time is called linear acceleration and this will be dv upon dt। अगर यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल बी मीटर एंड SI यूनिट ऑफ द लीनियर वेलोसिटी विल बी मीटर पर सेकेंड एंड SI यूनिट ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now the relation between the linear velocity and angular velocity, linear velocity है v और angular velocity है ओमेगा। v is the linear velocity and omega is the angular velocity। तो v और ओमेगा के बीच क्या रिलेशन है? v is equal to omega cross r। omega is the angular velocity and r is a रेडियस वेक्टर। यू नो दैट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच। इसी को अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर ओमेगा मतलब आर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और ओमेगा का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ओके, अब हम बात करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या है? हेल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बनेगा? ये सेंटर से इस प्लेन के परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रा करेंगे और इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हेल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड। योर कॉर्ड फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, देन योर स्ट्रेच्ड थंब विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये कि यहाँ पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ये सेंटर है सर्कुलर पाथ का, तो इस सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम राइट हैंड में लेंगे। हमारा जो कॉर्ड फिंगर्स है, मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये कौन से डायरेक्शन में है? पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में है। तो हमारा जो स्ट्रेच थंब होगा वह एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। किसके परपेंडिकुलर? इस प्लेन के। कौन सा प्लेन? जिस प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मींस डायरेक्टेड आउटवर्ड। और यही डायरेक्शन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो यही डायरेक्शन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का भी। अब बात करते हैं अगर पार्टिकल के डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। पार्टिकल के डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पे फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन वही रहेगा, इसलिए कि हमारा प्लेन वही है जो पहले प्लेन था। तो ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम राइट हैंड में लेंगे। कॉर्ड फिंगर्स हमारी ये कॉर्ड फिंगर्स हैं, उंगलियां जो हैं, यह पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए कि ऐसे मुड़ी हुई है।
तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है। और स्ट्रेच्ड थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर ही होगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि इसमें इनवर्ड्स, इस तरफ पहली मर्तबा कैसा था? आउटवर्ड, और इसमें इनवर्ड्स। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर acceleration by using the right hand rule. Now uniform circular motion. सबसे पहले हम बात करेंगे what is the uniform circular motion or UCM. The motion of a particle along a circumference of a circle with constant linear speed or angular velocity is called UCM. मतलब जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल के सरकमफरेंस से होते हुए मूव करता है तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर पार्टिकल की लीनियर स्पीड कांस्टेंट है या फिर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब लीनियर स्पीड कांस्टेंट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहना ही रहना है, लेकिन यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। इसलिए कांस्टेंट नहीं होगी कि यहाँ पे पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है टेंजेंशियली और ये डायरेक्शन है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए कि जहाँ पे भी लीनियर वेलोसिटी हम निकालेंगे वह टेंजेंशियल ही होता है। यहाँ पे भी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन टेंजेंशियल रहेगा। तो लीनियर वेलोसिटी हर जगह चेंज होगा लेकिन लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम कहेंगे कि जब कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करेगा तो उसकी लीनियर स्पीड कांस्टेंट रहेगी। और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। इसलिए चेंज नहीं होता कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वह एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन में ही रहेगा। जैसे पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी उसकी ये डायरेक्शन रहेगी और कांस्टेंट वही डायरेक्शन रहेगी, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। तो यूसीएम में लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट होता है। तो डेफिनेशन एक बार और सुनेंगे। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a circumference of a circle with constant linear speed or with constant angular velocity is called uniform circular motion, that is UCM. Okay, so for this motion the acceleration which is responsible for this motion is called radial acceleration. मतलब सर्कुलर मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा? रेडियल एक्सेलरेशन AR इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर R। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, और R क्या है? R रेडियस वेक्टर है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो रेडियल एक्सेलरेशन है यह इस रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब यह जो एक्सेलरेशन होगा वह रेडियस वेक्टर के अपोजिट तो होगा लेकिन सेंटर की तरफ होगा, और उसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम रेडियल क्यों बोलते हैं और सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं? रेडियल इसलिए बोलते हैं कि इस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वह रेडियस वेक्टर के एलांग है, मतलब रेडियस के एलांग है, इसलिए हम इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इसको हम सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड along the radius but towards the center, therefore this is called centripetal acceleration। एक रीजन और हम दे सकते हैं कि इस एक्सेलरेशन को हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस वेक्टर।
तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वह डायरेक्शन बनता है सेंटर के तरफ, इसलिए हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, इसलिए कि मैग्नीट्यूड में हमने नेगेटिव साइन हटा दिया और वेक्टर साइन हटा दिया। यू नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ ओमेगा की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, v बाई आर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v बाई आर। रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी दिस इज आर ओमेगा नॉट आर ओमेगा स्क्वायर। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा कितना मिलेगा यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो दिस विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर से एक आर कैंसिल हो गया तो दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसके साथ एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, यू नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू वी, और v की वैल्यू ले लेंगे, v की वैल्यू कितनी होगी, आर ओमेगा, तो v अपॉन आर इंटू आर ओमेगा, आर से आर कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन का एक वैल्यू ये आ गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरा वैल्यू आ गया रेडियल एक्सेलरेशन का ओमेगा वी स्क्वायर बाई आर। तीसरा वैल्यू आया रेडियल एक्सेलरेशन का v इंटू ओमेगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ये अभी हमने बात किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्कल विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड, मतलब हर जगह लीनियर स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे फ़ैन के स्विच को ऑन किया, पहले फ़ैन रुका हुआ था तो लीनियर स्पीड कितनी थी, फ़ैन की 0 थी। जब हमने ऑन किया तो फ़ैन घूमने लगा, मतलब उसकी लीनियर स्पीड इंक्रीज हो गई और कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी जब तक कि वो मैक्सिमम पे नहीं पहुंच जाता है। मतलब लीनियर स्पीड हर जगह मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। यहाँ पे 0 पहले था, जैसे फ़ैन को ऑन किया लीनियर स्पीड चेंज हुई और वैसे लगातार लीनियर स्पीड चेंज होती जाएगी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ऐसे ही फ़ैन चल रहा है, स्विच ऑफ कर दिया, फ़ैन की स्पीड लीनियर स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा और फाइनली वो जाके रुक जाएगा।
तो वहाँ पे भी जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ऐसे केस में भी लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल ही होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब लीनियर स्पीड, अगर फ़ैन को हम ऑन करते हैं, ऑफ रहने के बाद जब फ़ैन को ऑन करते हैं तो उसकी लीनियर स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, बढ़ता हुआ जाएगा, और जब चलते हुए फ़ैन को ऑफ़ कर देते हैं तो उसकी लीनियर स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा और फाइनली जाके रुक जाएगा। नाउ इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि लीनियर स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है। तो लीनियर स्पीड दो तरह से चेंज हो सकती है। एक तो ये कि लीनियर स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि फ़ैन को, रुके हुए फ़ैन को स्विच ऑन किया तो फ़ैन की लीनियर स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो अगर ऐसा होता है तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर चलते हुए फ़ैन को ऑफ़ कर दिया, मतलब कि स्पीड को हमने डिक्रीज़ कर दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, तो ऐसे में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, चलते हुए फ़ैन को, फ़ैन इसी डायरेक्शन में चल रहा है, फ़ैन इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा, फ़ैन इसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो ये जो स्पीड होगी, लीनियर स्पीड, वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो इस वक्त भी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन वही रहेगा, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा वही रहेगा। लेकिन जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लीनियर स्पीड आई तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वह रिवर्स हो जाएगा। ओके, एक बार और इसको क्लियर मैं करता हूँ। पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है लेकिन नॉन यूसियम है। फॉर एग्जांपल फैन रुका हुआ है, उसको हमने ऑन कर दिया, तो यहाँ पे लीनियर स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन में ही एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन चलते हुए फ़ैन को ऑफ कर दिया तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होने लगेगी, लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो सेम है जो पहले था, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वह एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन से रिवर्स हो जाएगा। Then if the angular acceleration alpha is a constant, अगर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट है एंड along the axis of rotation और एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में है, तो all these थीटा, ओमेगा एंड अल्फा विल बी डायरेक्टेड along the axis of rotation. Now this is one example. A fan is rotating at 90 rpm. It is then switched off. It stops after 21 revolution. Calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. क्वेश्चन ये है कि एक फ़ैन है जो 90 rpm से रिवॉल्व कर रहा है, उसके बाद फ़ैन को स्विच ऑफ कर दिया गया। स्विच ऑफ करने के बाद ये फ़ैन 21 रिवॉल्यूशन पूरा करने के बाद रुकता है। हमको ये कैलकुलेट करना है कि रुकने में कितना टाइम लगेगा। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट। तो नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? इट इज गिवन दैट द
फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। ये क्या है 90 आरपीएम? क्या है 90 आरपीएम? मीन्स 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट। यह फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n0 से। ओके, तो n0 विल बी 90 आरपीएम। लेकिन यह SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट क्यों नहीं है? इसलिए कि SI यूनिट होता है टाइम का सेकेंड, मिनट SI यूनिट नहीं होता है। इसलिए हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन? 90। तो एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। अब इसको हम पर सेकेंड कैलकुलेट करेंगे। तो एक मिनट में कितना सेकेंड? एक मिनट में 60 सेकेंड। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया एंड दिस विल बी 1.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो गया, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। नाउ दिस इज द SI यूनिट। अब हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? यू नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। लेकिन यहाँ पे हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल दिया था n0, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल देंगे ओमेगा 0। तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2 पाई n0। अब n0 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर 2 पाई into n0 that is 1.5 and this will be equal to 3 पाई। और एंगुलर वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमको मालूम हो गया। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि फैन जब स्टॉप होता है तो स्टॉप होते तक कितने रिवॉल्यूशन पूरा करता है? 21 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फ़ैन घूम रहा है, यहाँ पे था, स्विच ऑफ किया गया। एक रिवॉल्यूशन पूरा होने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक रिवॉल्यूशन पूरा होने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई। अगर n रिवॉल्यूशन पूरा होता है, n रिवॉल्यूशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई n। कैपिटल ले लेते हैं इसलिए कि स्मॉल n हमने फ्रीक्वेंसी के लिए ले लिया है। तो 2 पाई n। तो ट्राई टू अंडरस्टूड, ये फ़ैन घूम रहा है, फैन का ब्लेड यहाँ पे था, स्विच ऑफ किया। एक रिवॉल्यूशन पूरा होने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई। 2 रिवॉल्यूशन होने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जस्ट डबल हो गया, 3 में जस्ट ट्रिपल। तो इस तरह से अगर n रिवॉल्यूशंस होते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे फैन कितना रिवॉल्यूशन पूरा करता है स्टॉप होने में? 21 रिवॉल्यूशन। तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 21। तो दिस विल बी 42 पाई रेडियन। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 42 पाई रेडियन। अब हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। हमको कैलकुलेट क्या करना है? टाइम। कितने टाइम में फ़ैन की एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब फ़ैन रुक जाएगा। यू नो दैट ए फार्मूला अल्फ़ा that is a angular acceleration is equal to, you know that if initial angular velocity is omega 0 and final angular velocity is omega and this happens in time t, मतलब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 है, t टाइम के बाद उसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है ओमेगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो हम यहाँ क्या करते हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। कौन सा फाइनल? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन द टाइम। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और हम अप्लाई करेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन। यू नो दैट थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। अगर इसको सर्कुलर मोशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसकी बात करते हैं तो v के जगह पे हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, u के जगह पे लिखेंगे ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे
हम लिखेंगे अल्फ़ा, एस के जगह पे लिखेंगे थीटा। क्यों लिखेंगे? लीनियर वेलोसिटी का एनालॉगस क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन का एनालॉगस क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगस क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे हमको रिलेशन क्या मिलेगा? यहाँ जो हमको रिलेशन मिलेगा वो ये मिलेगा कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा थीटा। हम थीटा को इक्वेट करने वाले हैं इस इक्वेशन के साथ, इसलिए हम थीटा को राइट हैंड साइड में छोड़ेंगे, बाकी सभी क्वांटिटी को लेफ़्ट में ला लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 थीटा, इसलिए कि 2 और थीटा को हमने लेफ़्ट में ले लिया। तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, तो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ओके, अब हम वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं, और हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ क्या है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। देखो, जब फैन को स्विच ऑफ किया तो 21 रिवॉल्यूशन पूरा करने के बाद फैन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, मतलब ये ओमेगा 0 हो जाता है। तो यू कैन राइट हियर 0 माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 3 पाई रेडियन, तो माइनस 3 पाई लिखेंगे अपॉन टी। टी क्या है? यही टाइम हमको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हम रखेंगे, ओमेगा तो 0 है ऑलरेडी, इसलिए फ़ैन जब स्टॉप होगा तो एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा 0 की वैल्यू रख देंगे। ओमेगा 0 कितना है? 3 पाई रेडियन, तो 3 पाई का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 थीटा। 2 थीटा, 2 थीटा कितना होगा? थीटा की वैल्यू है 42 पाई रेडियन, तो 2 थीटा 2 इंटू 42 पाई। ओके, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमको लेफ़्ट हैंड साइड मिल गया माइनस 3 पाई अपॉन टी, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? माइनस जब करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और पाई स्क्वायर, ये साइन नेगेटिव ही रह जाएगा, अपॉन 2 इंटू 42 84 पाई हो गया। ओके, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और 3 से हम कट करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, तो देयरफॉर यू कैन राइट पाई बाई टी इज इक्वल टू, और यहाँ पाई है, यहाँ पाई स्क्वायर, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 3 पाई अपॉन 84, और पाई से ये भी पाई कैंसिल होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3t इज इक्वल टू 84, तो t इज इक्वल टू 84 अपॉन 3। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 6 और सॉरी 2 आएगा, 3 से कट करेंगे 2 टाइम्स और 28। ओके, तो टाइम कितना लगा? 28 सेकेंड। मीन्स when the fan is switched off, then it will stop completely after 21 revolution, and the time taken will be 28 seconds.